वेलकम विथ स्टडी विथ वभी। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वभी में। मैं अभिषेक कुमार मैं अपने चैनल का शुरुआत किया हूँ, जिसमें मैं आपको क्लास 10th और पढ़ाई से रिलेटेड अन्य बातों अपने चैनल पर बताऊँगा। जिसमें ये यूट्यूब का मेरा प्रथम वीडियो है, जिसमें मैंने कोशिश किया है कुछ बातें आप लोगों को बताऊं आसान भाषा में। पढ़े तो बहुत जगह होंगे, लेकिन मेरी पढ़ाई का शैली आप लोग देखेंगे। उसका चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और सब लोग तो बोलते नहीं हैं, हम तो बोल रहे हैं वॉच भी करना है। लाइक सब्सक्राइब एंड वॉच। तो मेरा ये फर्स्ट डे क्लास है, क्लास 10th बिहार बोर्ड का। इस सेशन का कल मैं बहुत देर से वीडियो बनाया हूँ। क्लास 10th का बिहार बोर्ड का चौथा चैप्टर से बात कर रहा हूँ। कहिएगा सर जी आप तो बहुत लेट से बना रहे हैं, तो इसीलिए हम भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 10th में हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं। हिस्ट्री का पहला लेसन जो है यूरोप में राष्ट्रवाद है। तो शुरुआत हम करते हैं। पढ़ाई कराते कराते बीच में बातें चित होते रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे उसी क्रम में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रवाद। जो आप लोग क्लास 10 के अगर स्टूडेंट होंगे, बच्चे होंगे, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। जो पहला चैप्टर राष्ट्रवाद, उसी से रिलेटेड मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न में भी कहने का मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करता है क्लास 10th में। वर्ल्ड मतलब दुनिया में क्या घटना घटी, उससे क्या सीखने को मिला, भारत उससे क्या प्राप्त किया, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो एक शब्द है राष्ट्रवाद। एक शब्द है कौन सा, राष्ट्रवाद। इस शब्द से आप लोग भली भांति परिचित हो गए होंगे, राष्ट्रवाद। तो देखिएगा राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रवाद क्या होता है हम आसान भाषा में बताते हैं। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्र के प्रति निष्ठा, आस्था और उसकी प्रगति और उसके सभी आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत ही असली राष्ट्रवाद कहलाता है। असली वाला राष्ट्रवाद। कहिएगा सर जी हम लोग तो दूसरा परिभाषा याद किए। भाई किताब वाला नहीं, अपने सोच से उपजा हुआ परिभाषा। आप भी उसको सोच सकते, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो राष्ट्रवाद क्या बता रहा है, जब राष्ट्रवाद वही हुआ जब आपको किसी के प्रति लगाव हो जाता है। किसी एक व्यक्ति के प्रति अगर लगाव हो गया तो प्रेमवाद कहलाता है। परिवार से लगाव हो गया तो परिवारवाद हो गया। कहने का मतलब आप हमेशा परिवार के लिए ही अच्छा सोचते हैं, तो क्या कहलाएगा, परिवारवाद। जैसे आप लोग सुने होंगे कि लालू प्रसाद यादव के पार्टी आरजेडी को क्या कहा जाता है, परिवारवाद की पार्टी। मतलब परिवार के लोगों के लिए ज़्यादा सोचते। उसी तरह से राष्ट्रवाद, राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र का मतलब क्या हो गया, देश। राष्ट्र का मतलब क्या हो गया, देश। देश के बारे में आप अच्छा बात बोलिए, उसके बारे में सोचिए, उसके प्रति सोचिए, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। मतलब देश के प्रति जो आपका लगाव होता है, श्रद्धा होता है, जो आपकी उसके प्रति निष्ठा होता है, कर्तव्य निभाने की, हमने हम देश के लिए अच्छा करेंगे, वही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद समझने का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, भारत और चीन में लड़ाई हो जाए। कहिएगा भारत पाकिस्तान में काहे नहीं होगा सर जी, अरे पाकिस्तान एक छोटा सा देश है। पाकिस्तान क्या है, छोटा देश है, उससे तुम लड़ाई करने जाओगे, उससे क्या फ़ायदा है। लड़ाई करना है तो चीन से करो। तो भारत और चीन में लड़ाई हो गया, और उस समय ऐसी स्थिति, मान लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो कि भारत जो है चीन से हार की स्थिति में, चीन भारत को क्या करेगा, हरा देगा। उस स्थिति आपके दिमाग में उपज आएगा, एक ऐसी घटना हो जाए जिससे क्या हो जाए, चीन के सब सैनिक मर जाए, अपने आप भारत युद्ध जीत जाए। वही जो आपका लगाव होता है, वही राष्ट्रवाद होता है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, भारत पाकिस्तान में अगर क्रिकेट मैच हो रहा है, अगर भारत को अगर लास्ट बॉल है, अब 12 रन बनाना है, 12 रन समझ रहे हैं ना, अब 12 रन अगर बनाना है, उसमें आप लोग क्या कहिएगा, लास्ट बॉल पर एगो छक्का मारेगा, 6 रन होगा। 6 रन तो
6 रन के साथ, अरे 9 बॉल हो जाएगा, सबसे पहले इसका सोचेगा 9 बॉल हो जाएगा, छक्का मार देगा और लास्ट के अंदर फिर चौका मार देगा, छक्का मार देगा, भारत जीत जाएगा। यही कहलाता है राष्ट्रवाद। मतलब देश के प्रति आपकी जो लगाव है, आस्था है, श्रद्धा है, वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। वैसे अगर दुनिया में अगर राष्ट्रवाद की शुरुआत की बात करेंगे, कहाँ में? दुनिया में राष्ट्रवाद की शुरुआत तो यूरोप से हुआ है। दुनिया में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुआ है? यूरोप से हुआ। यूरोप में कहाँ से हुआ है? मतलब दुनिया में यूरोप से हुआ राष्ट्रवाद की शुरुआत। और यूरोप में किस देश से हुआ है? फ्रांस से हुआ है। और देखिए कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। दुनिया में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुआ? यूरोप से। यूरोप में कहाँ से हुआ है? फ्रांस से हुआ है। अब फ्रांस में इसका जन्मदाता कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद के जनक कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। यूरोप में राष्ट्रवाद के जनक कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक और पूछता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। उसी के बाद क्या हो गया? भारत में, दुनिया में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद करने का मतलब एकता, लोगों में एकता आ जाना। राष्ट्रवाद करने का मतलब क्या आ जाना? लोगों में एकता आ जाएगा। वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। चलिए हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहे थे, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी से पूर्वार्ध तक भारत में राष्ट्रवाद का अभाव था। मतलब ये बोल रहा है, देखिएगा, शताब्दी कितने सालों का होता है? 100 साल का, मतलब 100 ईयर का। शताब्दी कितने सालों का होता है? 100 साल का। अगर आपको समझने वाली बात है, पूर्वार्ध बोल रहा है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध मतलब जैसे मान लीजिए कि 1900 वाला है तो 1950 से पहले का हो जाएगा पूर्वार्ध, और 1950 के बाद जो घटना घटा क्या हो जाएगा? उत्तरार्ध। तो बोल रहा 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी कब से शुरुआत होगा? 1801 से लेकर 1900 तक। मतलब 1850 से पहले जो घटना घटेगा उसको पूर्वार्ध बोलेंगे, और उत्तरार्ध कब बोलेंगे? 1850 के बाद वाली जो घटना होगा उसको क्या बोलेंगे? उत्तरार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तरार्ध बोलेंगे। तो भारत 19वीं राष्ट्रवाद के उदय कारण, मतलब कहने का भारत के लोगों में राष्ट्रवाद आया कैसे? आप जानते हैं ना, किसी को कुछ करने की इच्छा कब होती है? जब उस पर विपत्ति आ जाता। थोड़ा मोड़ा घटना घटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चल रहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन जब उसके सिर से पानी ऊपर गुजरने लगेगा, कोई घटना बहुत ज़्यादा होने लगेगा, तब कहता है जा पहले कर लेते तो अच्छा हो। तो वही घटना। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय का मुख्य कारण तो अंग्रेज है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण कौन है? अंग्रेज है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण कौन सा है? अंग्रेज है। कहिएगा अंग्रेज। अंग्रेज राष्ट्रवाद। अब कहिएगा कोई सर जी कैसे बताते हैं, कोई सर कैसे बताते हैं। हमारा कहना है राष्ट्रवाद अंग्रेज लाया, अंग्रेज कारण राष्ट्रवाद आया। कुछ वो अपने के लिए किया, कुछ घटना वो अपने फायदे के लिए, लेकिन भारतीय लोगों को क्या हो गया? फायदा हो गया, उसमें राष्ट्रवाद। दूसरा ये जानते, भारत में आया तो अंग्रेज क्या किया था? शोषण किया था। भारत में आया तो अंग्रेज ने क्या किया था? भारतीयों का शोषण किया था। 19वीं शताब्दी से पहले, 19वीं शताब्दी से पहले हमारा भारत जो था छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। छोटे छोटे क्या बटा हुआ था? राज्यों में बटा हुआ था। लोगों में एकता की कमी थी, लोगों में सोच उतना डेवलप नहीं हुआ था, सोच डेवलप नहीं हुआ था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सभी लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं, 19वीं शताब्दी के लास्ट में उत्तरार्ध में लोगों की राष्ट्रवाद की भावना। कैसे राष्ट्रवाद की भावना आया? तो अंग्रेज भारत में शासन कर रहा था। अंग्रेज भारत में क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। अंग्रेज भारत में क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। तो शासन करने का जानते कि वह
ज़बरदस्ती भारत पर अधिकार करके भारतीय लोगों को कोई अधिकार नहीं देता था। जैसे भारत में हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो आपस में लोगों को लड़ाई कर, हिंदू को मुस्लिम से, सिख को ईसाई को एक दूसरे से लड़ाई करवा के आपस में क्या करता था, वो अधिकार करता था। जब धीरे धीरे भारतीयों का अधिक शोषण होने लगा, मतलब कहने का भारत में रहकर भारत के लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया जाने लगा, तब लोगों को समझ में आया कि सबसे पहले हम लोग तो भारतीय हैं, भारत में आकर अंग्रेज लोग क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। भारत में आकर अंग्रेज लोग क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, और हम भारतीय होकर आपस में लड़कर क्या कर रहे हैं, बस बिना अधिकार के जी रहे हैं। तो इसीलिए एक उद्देश्य, मतलब पहले कि भारत को अंग्रेजों से छुटकारा पाना, इसीलिए सभी लोगों को क्या समान उद्देश्य, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सभी लोग का क्या हो गया, समान उद्देश्य हो गया, समान सोच हो गया कि अंग्रेज जो हम पर अधिकार कर ले पहले उससे मुक्ति पाएंगे, तब आपस में देखा जाएगा किसको कौन सा अधिकार करे। सिर्फ छोटी सी एग्जाम्पल हो, आपस में परिवार के लोग सब लड़ते रहते हैं, लेकिन किसी दूसरे जगह के लोगों से आपको लड़ाई हो जाए तो क्या सोचते हैं, सीधी सी बात है, अपना में लड़ाई बाद में, अपना में जो लड़ाई हो रहा है क्या होगा, बाद में होगा। सब मिलकर पहले ओकरा कूट देते हैं, जाके क्या करते हैं, कूट देते हैं, और फिर अपना में फरिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब वही सोच कि अपना में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं। तो भारतीय लोगों को समझ में आ गया कि अंग्रेज हमें क्या कर रहा है, फूट डालो और राज करो कि फूट डालो राज करो के अनुसार भारत में शासन करा। भारतीय लोग इस बातों को जब समझ गए तो लोग क्या करने लगे, लोगों में एक समान उद्देश्य, मतलब भारत की आज़ादी के लेकर जब एक उद्देश्य एक हो जाएगा, सीधी सी बात है, टीम में 11 गो प्लेयर होता है, अगर सब अपने लिए खेलेगा तो कभी टीम नहीं जीतेगा। और 11 सोचेगा हम जिस टीम से खेले वो टीम जीतना चाहिए, तो हमेशा एक कोई टीम क्या होगा, जीत जाएगा। तो भारत के जब ये सोच आया, लोगों में विकसित हो गया कि भारत को आज़ाद करना, तो भारत के लोगों में आज़ादी कहने का मतलब भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना क्या होने लगी, आगे बढ़ने लगी। अगला जो व्यू टू एग्जाम के, राष्ट्रवाद के उदय के कारण अंग्रेजी शासन व्यवस्था, मतलब अंग्रेज की जो शासन व्यवस्था वो बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए भारत में लोगों में राष्ट्रवाद क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे राष्ट्रवाद, जिसे विभिन्न वर्गों में बांटकर अध्ययन करेंगे। मतलब जो राष्ट्रवाद के उदय के बहुत सारे कारण हैं, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, बहुत सारे कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और अन्य बहुत सारे कारण हैं। ये मुख्य रूप से हम लिखे हैं। अगर ये सब जो घटना है, ये सब भारत में राष्ट्रवाद को उदय का मुख्य कारण है। कहने का मतलब आप लोग जानते हैं राजनीतिक कारण का ये सब पॉइंट है। देखिए राजनीतिक कारण में ये सब घटना जो ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा, और सब्जेक्टिव लिखने में अगर आपको ये पॉइंट याद है तो सब्जेक्टिव खुद लिख सकते हैं। बस इतनी सी बात समझ रहे हैं। तो राजनीतिक कारण में अगर हम बात करेंगे, भारत में जो था अंग्रेज का शासन जब हो गया था, तो 1858 से पहले, कब से पहले, 1858 से पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करे थे। आप बात को समझिए क्या बोल रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, जिसे क्या कहा जाता है, सिपाही विद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिपाही विद्रोह। इसकी दूसरी भाषा में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको क्या कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। याद रखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा जाता है या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। जब ये भारत में 1857 क्रांति आई, इससे 1857 तक भारत का शासन किसके हाथ में था, कंपनी के हाथ में। तो कंपनी, अंग्रेज कंपनी क्या नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। देखिए हम जो भी बातें बोलना अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस समझ लीजिए, थोड़ा उसमें रिवाइज कीजिएगा, आपको एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा। तो 1857 की तक भारत में शासन कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन कौन दिया हुआ था, इंग्लैंड की महारानी।
तो उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति थोड़ा डलमडोल है, तो इसीलिए अब 1858 में महारानी विक्टोरिया, मतलब 1858 में वहाँ की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। तो उसने क्या कर लिया? कंपनी से शासन अपने हाथों में लेकर स्वयं इंग्लैंड से शासन करने लगी। क्या करने लगी? स्वयं इंग्लैंड से शासन करने लगी। ये घटना घटा जैसे ही इंग्लैंड से शासन चलने लगा, ये जब घटना घटी 1857 की क्रांति हुई, तो लोगों को लगा कि भारत को हम आज़ाद करा सकते हैं। ये घटना घटने के बाद भारत में राष्ट्रवाद तेज़ी से आगे बढ़ा। भारत में राष्ट्रवाद क्या बढ़ा? तेज़ी से आगे बढ़ा। और राष्ट्रवाद इस प्रकार से, उसके बाद ये सब घटना घट रही थी भारत में, जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, उसी समय और क्या घटना हुई थी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कैसे? उसी समय 1853 में, आप लोग जानते हैं 1853 में क्या हुआ था? भारत में रेल चला था पहली बार। भारत में क्या चला था? रेल चला था। इसी के आसपास भारत में तार व्यवस्था आया था। तार कहिएगा कि तार व्यवस्था कहने का मतलब ये हो गया, जैसे अभी मोबाइल है तुरंत फ़ोन लगा देते, लेकिन पहला जमाना वाला ये नहीं था। बेतार का तार, मतलब तार होता था। आज कॉल करने के लिए जो मोबाइल होता था, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, उससे भी पहले टेलीग्राफ था, तो उसका यूज करके लोगों से एक दूसरे से बात होने लगी। आप समझ सकते हैं, पहले जो बातें होती थी, भारतीय लोग आपस में जो बात करते थे, कुछ ही जगह में लोग सिमट के, मतलब यहाँ के लोग हैं, अगर कोई भारत को राष्ट्रवाद के बारे में बता रहा कोई महापुरुष, तो कुछ ही लोगों में सिमट कर रह जाता था। जैसे ही रेल आया, तार आया और सारी नई नई व्यवस्था आई, अंग्रेजों तो अपने लिए किया कि व्यापार आसान हो जाएगा, रेलगाड़ी लगाए, लेकिन उससे क्या हुआ? भारत में जो ये बुद्धिजीवी लोग थे, भारत के जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। राष्ट्रवाद के बारे में बातें लिखना, न्यूज़पेपर को फैलाना, न्यूज़पेपर में बातें लिखकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, लोगों को प्रेरित करना, ये सब बात वही लिखा हुआ है। तो ऐसी जब घटना घटी तो लोगों में और राष्ट्रवाद की, उसी के कारण 1878 ईस्वी में, उसी के कारण क्या हुआ? 1878 ईस्वी में, उस समय वायसराय था लॉर्ड लिटन। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। मतलब 1878 ईस्वी में, VVI क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव के लिए VVI 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस, प्रेस मतलब होता है मीडिया, जिसको न्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूज बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? न्यूज। तो सभी प्रकार के अखबार पर बंदी लगा दिया। सभी प्रकार के अखबार को क्या कर दिया? बंद कर दिया, मतलब न्यूज़पेपर को बंद कर दिया। वैसा न्यूज़पेपर जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखता था और भारतीयों को सपोर्ट करता था, उस सब न्यूज़ को इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया? बंद। आपसे पूछा जा सकता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब ख़त्म कर दिया गया? तो 1878 ईस्वी में। समझ रहे हैं ना आप लोग? ध्यान से पढ़िएगा। अभी पढ़ा जो रहे हैं, आदत छूट चुकी है कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से, तो थोड़ा इसमें हेजिटेशन आ रही होगी या थोड़ी बोलने में कुछ। तो 2-4 दिन अगर मेरा क्लास इसी तरह चलते रहेगा तो फिर रफली जिस तरह से पढ़ाते थे आप लोग को आसान भाषा में समझाने का हम कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, अंग्रेज लाया, क्यों लिया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? क्यों आया? कि जो भी अखबार, न्यूज़पेपर अंग्रेजों के खिलाफ लिखता था और भारतीयों को सपोर्ट करता था, उस सब न्यूज़पेपर को इस कानून के तहत, इस एक्ट मतलब कानून के तहत क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। जो आप लोग पढ़े भी होंगे या पढ़ेंगे। उसके बाद अंग्रेज एक और कानून लाया, आर्म्स एक्ट। आर्म्स मतलब होता है हथियार। आर्म्स मतलब क्या होता है? हथियार होता है। आर्म्स का मतलब क्या होता है? हथियार। मतलब हथियार वाला कानून लाया, बम बंदूक पिस्तौल वाला, आजकल सब लहराते रहता है। 1879 में आया। कब आया? 1870 आर्म्स एक्ट आया, जिसके द्वारा भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी कर दिया। मतलब कि भारतीय लोग अपने सुरक्षा के लिए या किसी कारणवश अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं। अगर हथियार रखेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सब जो कानून ये सब आ रहा है और क्या कर रहा है? भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत कर रहा है। क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है। उसके बाद एक और घटना घटती है, सब ऑब्जेक्टिव का VVI है। 1853 में इल्बर्ट बिल आया। 1853 ईस्वी में क्या आया? इल्बर्ट बिल आया। 1853 में क्या आया? इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल क्या था? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इल्बर्ट बिल क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इल्बर्ट बिल जो आया था ना,
इसके कारण भारत में राष्ट्रवाद और बढ़ा। कैसे? क्योंकि ये बिल आने के कारण क्या होगा, अगर कोई यूरोप वाला है, कोई इंग्लैंड वाला लोग है तब भी, और कोई भारतीय लोग है तब भी, अगर फौजदारी मुकदमा है, फौजदारी या दीवानी, दो प्रकार का मुकदमा होता है जिसको कोर्ट केस कहते हैं। मुकदमा कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है फौजदारी, दूसरा कौन सा होता है देखिएगा, एक फौजदारी होता है, दूसरा दीवानी होता है। तो दीवानी मतलब वो दीवानी नहीं, गाना वाला दीवानी नहीं कहने का मतलब ये हो गया, फौजदारी कहने का मतलब ये होगा मारपीट वाला। फौजदारी मतलब क्या हो गया? मारपीट वाला। और दीवानी मतलब वैसी घटना जिसमें मारपीट नहीं हुआ, जैसे ज़मीन का झगड़ा हो गया, जो कहता है ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा ज़मीन है, केस कर देता है, ये सब घटना केस में आती है, दीवानी में आती है। तो 18 बिल में क्या हो गया कि मतलब यूरोपीय लोग हैं तब भी, इंग्लैंड के लोग हैं तब, या भारत सभी को फौजदारी मुकदमा है तो कोई भी सामान्य न्यायालय में इस पर बहस हो सकता है। तो अंग्रेज को लगा, जा अंग्रेज लोगों को क्या लगा, अंग्रेजों को क्या लगा, जा हमको तो भारतीय के बराबर कर दिया, मतलब वैल्यू मेरा कम हो गया। इसीलिए इस बिल का विरोध कौन किया? यूरोपीय लोग किया। इस बिल का विरोध कौन किया? यूरोपीय लोग किया। क्यों किया? क्योंकि उसको लगा मेरा विशेषाधिकार खत्म हो जाएगा। तो इससे जैसे ही इस बात को पता चला तो भारत में और लोगों में एकता का भाव, एकता मतलब ही राष्ट्रवाद होता है। उसके बाद एक भयंकर घटना घटा जिससे पूरे भारत में जितने भी क्या रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति, सब एकदम अंग्रेज के खिलाफ क्या हो गया, एकदम आक्रमण बोलने के लिए तैयार हो गए, मतलब कि आप तो न छोड़ेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन, 1905 में क्या हो गया था? बंगाल विभाजन किया था। किसने किया था? कर्जन जी किए थे, लॉर्ड कर्जन। ये सब याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में ये भी आया है, बहुत ही भी आया है। 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर, 2 नंबर में हिस्ट्री में नहीं पूछेगा, है सिविक्स में पूछेगा। सांप्रदायिकता, ध्यान से सुन लीजिए। आज तक आप लोग कितने सर जी पढ़ाए होंगे, हाँ हमरा से बहुत अच्छा भी पढ़ाए होंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मेरी भी बातों को समझने का कोशिश कीजिए। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता का अर्थ होता है, संप्रदाय मतलब धर्म। देखिए संप्रदाय मतलब क्या होता है? धर्म। धर्म के प्रति मतलब धर्म, जब लोग आपस में धर्म के नाम पर किसी घटना को लेकर, धर्म की घटना को लेकर आपस में विवाद हो जाए, वाद विवाद हो जाए, और वो वाद विवाद लड़ाई झगड़ा पर आ जाए, हो सकता है इसमें लोगों मारपीट में मृत्यु हो भी जाए, वही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता मतलब क्या होता है? सांप्रदायिकता मतलब सिंपल सी भाषा में कोई बातों को लेकर, कोई घटना को लेकर आपस में दो धर्म के लोग के बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और वो लड़ाई झगड़ा बहुत ही व्यापक स्तर पर हो जाता है, बड़े स्तर पर हो जाता है, वही घटना क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है, जो सिविक्स में आपको पूछ सकता है। तो ये घटना जब बंगाल कर्जन हुआ तो बंगाल को 2 भागों में बांटने का कोशिश किया गया। हिंदू, जिधर हिंदू रहते तो उसको बंगाल बनाया जाने वाला था, और जहाँ मुस्लिम रहते तो उसको क्या बनाया जाने वाला था? बांग्लादेश। इसका भयंकर विरोध हुआ, इसका विरोध इतना विरोध हुआ कि अंतिम में अंग्रेजों को क्या करना पड़ा? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। 1911 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। और बंगाल विभाजन खत्म कब हुआ? रद्द कब हुआ? 1911 में। ये सब राजनीतिक कारण है। तो ये सब को पॉइंट बनाकर आप देखिए, केवल ये एक एक पॉइंट याद रखिएगा तो दीर्घोत्तरीय की पूरा पेज के पेज भर दीजिएगा। 4 नंबर के पूरे 10 नंबर दे देगा ना, 10 नहीं देगा, 4 का क्वेश्चन है 4 नहीं देगा। लेकिन राइटिंग बाबू लाजवाब होना चाहिए, लिखने का शैली अच्छा होना चाहिए, कैसे लिखा जाता है, कभी इस पर भी बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाता है। सबसे लास्ट पॉइंट, किया अंग्रेज अपने फायदे के लिए, हो गया भारतीयों को फायदा। कैसे? भारत में अंग्रेजी शिक्षा नहीं थी। भारत के लोग पहले अंग्रेज थोड़ी पढ़ते थे, अंग्रेज कौन पढ़ता था? इंग्लिश कौन पढ़ता था? अंग्रेज पढ़ता था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाया गया। क्यों लाया गया? आप लोग सोचिए, अंग्रेज क्यों अंग्रेजी शिक्षा लाया उस समय?
क्योंकि भारत में जब उसका अधिकार हो गया तो व्यापार बहुत बड़े स्तर पर चल रहा था, पूरे देश में उसका व्यापार था, अधिकार था। तो वो कितना लोगों को लाता है इंग्लैंड से काम करने के लिए यहाँ, उससे ज़्यादा। इसीलिए उसने सोचा भारत के लोगों को ही अंग्रेजी अगर सिखा दिया जाए तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और कम खर्च में हो जाएगा। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि अंग्रेजी जखनी सीखेगा, हम का इंग्लिश में गाली दे रहे हैं अपनी भाषा में, वाडू मछारी इंशाल्लाह टू करते रहता है ना, करता है कि नहीं, करता है ना, फादर इंडिया फक्स यू, यह सब बोलते रहता है, हमको समझ में नहीं आता वो बात तो पहले। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी सीखा भारतीय, समझ गया रे छोटवा तू हमको गाली देता है, गाली, अब रुको हम भी अंग्रेजी सीख गए। जैसे ही भारतीय अंग्रेजी शिक्षा लाया गया 1934 में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा की बात किया गया, 1834 में लाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय वाइसराय था और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिक्षा आया। जैसे भारत में अंग्रेजी सीखा तो उन्होंने बहुत सारे किताबें पढ़ी, जैसे अमेरिका में क्रांति, भारत से पहले अमेरिका में क्रांति हुआ था, फ्रांस में क्रांति हुआ था, हर एक जगह वहाँ के लोगों ने किस प्रकार एक हुए और किस प्रकार से लड़के वहाँ अपने आप को स्वतंत्रता घोषित किया, ये राज पता चल गया। कैसे, जैसे ही भारतीय लोग अंग्रेजी सीखा। कहिएगा बुद्धिजीवी वर्ग, मतलब जो पढ़े लिखे वर्ग जो थे, पढ़े लिखे लोग उसको बुद्धिजीवी वर्ग या मध्यम वर्ग बोलते। तो ये लोग इस किताब को जब पढ़े तो वो अपने अधिकार को पहचान गए, अपने अधिकार क्या हो गए, पहचान गए। कहे अब अंग्रेज तो जाएगा, अब अंग्रेज को कोई रोक नहीं सकता। और ये जब अंग्रेजी पढ़े, इस बातों को जो पढ़े लिखे लोग थे, यहाँ के मध्यम वर्ग के लोग थे, वो पूरे भारत में इसको क्या कर दिया, फैला दिया। कहिएगा पूरे भारत में कैसे फैला दिया, बेचारा रेल चलाइए दिया था, तार व्यवस्था लाइए दिया गया था, तो पूरे भारत में क्या हो गई, राष्ट्रवाद की लहर पूरे भारत में फैल गई। राष्ट्रवाद की लहर क्या हो गया, पूरे भारत में फैल गई। ये था राजनीतिक कारण। उसके बाद आता है आर्थिक कारण। आर्थिक मतलब क्या होता है, अर्थ मतलब क्या होता है, रुपया पैसा। अर्थ मतलब क्या होता है, रुपया पैसा। तो भाई रुपया पैसा बताइए, वो जब भारत में शोषण कर लिया, अधिकार कर लिया, तो रुपया छोड़ेगा अंग्रेज, नहीं छोड़ेगा। तो जैसे ही भारत पर अधिकार किया तो सबसे पहले नई कृषि व्यवस्था लाया। सबसे पहले क्या लाया, नई कृषि नीति लाया। सबसे पहले क्या लाया, नई कृषि नीति लाया। जब नई कृषि नीति लाया तो सबसे पहले लगान व्यवस्था लाया। तो लगान समझिएगा क्या होता है, ये जो शब्द है लगान, समझने को, लगान जिसको कहते हैं भू राजस्व। भू मतलब भूमि और राजस्व मतलब वसूली करना। तो भूमि पे जो खेती होती थी उसके लिए जो अंग्रेज वसूली करने लगा उसी को भू राजस्व कहते हैं या लगान कहते हैं। तो लगान व्यवस्था अंग्रेज जब शासन करने लगा तो नई प्रकार की लगान व्यवस्था ला, जिसमें बहुत अधिक लगान लगा दिया, मतलब खेत पर टैक्स लगा दिया। 3 प्रकार का लगान व्यवस्था अंग्रेज लाया था। अंग्रेज कितने प्रकार का लगान व्यवस्था लाया था, 3 प्रकार का। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था, मालवारी व्यवस्था, जो अलग अलग क्षेत्रों में लाया, जो बाद में हम बताएंगे कौन क्षेत्र में। जब अंग्रेजों ने नई लगान व्यवस्था लाई उसमें लगान बहुत अधिक कर दिया। लगान क्या कर दिया, बहुत अधिक वसूलने लगा, जिससे किसान देने में असमर्थ थे। वो घटना तो हो ही रही थी। उसके साथ साथ नीचे नहीं दिख रहा होगा, अंग्रेजों ने भारत को नगदी फसल खेती करने का, नगदी फसल मतलब क्या, नो गो दो, नगदी मतलब नगद, नगद समझ में न करते हैं, नोटवा। तो नगदी फसल कहने का तात्पर्य कि भारतीय लोगों को वैसा खेती करने के कहा जाने लगा जिसको अंग्रेज को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, जैसे नील की खेती, गन्ना की खेती, तंबाकू खेती। बताइए इससे भारतीय को कोई फायदा होगा, खाना भूखे मरेगा तब ना। भारत में क्या पड़ जाता था, अकाल पड़ जाता था, खेती तो करने नहीं देता था नील। और ये जैसे नील उपजाएगा, गन्ना उपजाएगा, तंबाकू उपजाएगा, ये सब जब उपजाएगा तो भारतीय लोग खाएगा क्या, और ये जब उपजाएगा तो अपने पौने दाम पर, कम दामों पर वो खरीदेगा। भारतीय लोग को ज़रूरत का है नहीं। और फिर यही सामान वो ले जाएगा कहाँ, इंग्लैंड, वहाँ उद्योग फैक्ट्री से उसी को बेच कर, जैसे यहाँ से तंबाकू ले जाएगा सस्ते दरों पर, वहाँ से सिगरेट बना के लाएगा, भारतीय कहेगा लो अब महंगे दरों। तो क्योंकि एक शब्द है, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड छोटा है इसलिए समझा।
18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुआ था इंग्लैंड में। दुनिया में पहली बार औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था 18वीं शताब्दी में। औद्योगिक क्रांति कहने का मतलब देखिए, जो भी शब्द बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। औद्योगिक क्रांति कहने का मतलब ये हो गया कि पहले जो भी वस्तुओं का निर्माण होता था वह क्या होता था? हाथों से होता था या छोटे छोटे मशीनों के द्वारा होता। लेकिन 18वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो बड़े स्तरों पर औद्योगिक क्रांति का सिंपल सी परिभाषा, मशीन के द्वारा कम समय में, अधिक मात्रा में और कम खर्च पर वस्तु का उत्पादन किया जाना क्या कहलाने लगा? औद्योगिक क्रांति। मतलब मशीन के द्वारा कम खर्च पर, कम समय में, अधिक मात्रा में वस्तु का जो उत्पादन होने लगा वही क्या कहलाया? औद्योगिक क्रांति। और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुआ था? सूती वस्त्र उद्योग में हुआ था। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुआ था? सूती वस्त्र उद्योग में हुआ था। जैसे ये सब घटना जब घट ही रहा था, ये सब घटना किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती ही जा रही थी, इसलिए भारतीय किसान भी अंग्रेज के क्या हो गए? विरोध में, क्योंकि उनको नई लगान व्यवस्था कर अधिक देना पड़ता था, इसलिए किसान मजबूरी में आकर आत्महत्या भी करने लगे। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुआ तो भारत में जो छोटे छोटे उद्योग थे वो क्या होने लगे? बंद होने लगे। बंद होने का और सारे कारण हैं। छोटे छोटे फैक्ट्री, छोटे छोटे उद्योग कैसे बंद होने लगे? अंग्रेज क्या किया? क्योंकि भारत पर अधिकार कर लिया था, अंग्रेज भारत पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। जैसे अधिकार किया, एक कानून बना दिया कि भारतीय वस्तुओं को अंग्रेजों द्वारा भारतीय सूती वस्त्र अंग्रेजों द्वारा भारतीय सूती वस्त्र निर्यात पर क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। मतलब भारत में जो सूती वस्त्र बनता था वह निर्यात नहीं होगा। निर्यात मतलब मैसेज भेजना, निर्यात मतलब मैसेज भेजना, आयात मतलब मैसेज को अपने मोबाइल में आना। सीधी सी बात है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सूती निर्यात पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। भारतीय जो भी, क्योंकि भारतीय जो वस्त्र होते थे महंगे जरूर होते थे, लेकिन वो क्या होते थे? बहुत ही सुंदर होते थे, हाथ से बनाया जाता था और टिकाऊ होते थे। जो इंग्लैंड के बड़े बड़े महाराजा होते थे ना, बड़े बड़े जो शौकीन लोग होते थे, वो लोग भारतीय वस्तु को पसंद करते और महंगे दरों में बिकता था, इसीलिए ऐसा होता था। तब अंग्रेज द्वारा भारतीय सूती वस्त्र रोक तो लगा ही दिया गया, भेज नहीं सकता। एक और काम किया 1882 ईस्वी में। कब किया? 1882 ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात कर, मतलब जैसे व्यापार होता है। देखिएगा, जगह ही नहीं मेरे पास, चलिए यहाँ जगह बना लेते, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे भारत और पाकिस्तान है, तो जैसे कोई वस्तु अगर पाकिस्तान में बनेगा, कोई वस्तु अगर पाकिस्तान से भारत में आ रहा है, तो पाकिस्तान अगर भारत में बेचने के लिए भेज रहा है तो वो आयात कर लगेगा। क्या लगेगा? आयात। जैसे इंग्लैंड में वस्तु बना, सूती वस्त्र बना मशीन पर, उसको भारत भेज रहा था। भारत के बॉर्डर में प्रवेश करने से पहले उसको टैक्स देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टैक्स। तो क्या कर दिया अंग्रेजी ने? ऐसा कानून बना दिया कि भारत में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा दिया। आयात मतलब अगर वो जो बना के भेजेगा भारत में बेचने के लिए, तो भारत में उसको कोई टैक्स नहीं देना, तो और सस्ता हो गया और भारत के लोग उसको सस्ता होने पर खरीदने लगे। और क्या हो गया? जैसे भारत में सूती वस्त्र उद्योग धीरे धीरे खत्म होने लगे, उद्योग के क्षेत्र में मजदूर और कामगारों को शोषण, मजदूर कामगारों का क्या होने लगा? शोषण होने लगा। कि भारत में मजदूरों को काम नहीं मिलने लगा, कामगारों का काम नहीं मिलने लगा, तो काम, जैसे भारत का सूती वस्त्र नहीं बिकेगा तो क्या हो जाएगा? मजदूर और कामगार लोग काम की खोज करेंगे, तो मजदूर अधिक, काम कम, तो क्या हो जाएगा? उनका शोषण। अगर 100 रुपया का काम किए तो उसको 50 रुपया करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। तो इस प्रकार से शोषण। तो पहले किसान लोग क्या हो गए? अंग्रेज के खिलाफ हो गए लोग, उसके बाद किसान हो गए, मजदूर हो गए, कामगार हो गए, ये सब लोग धीरे धीरे क्या हो गए? अंग्रेज खिलाफ हो गए। यही सब धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना को आगे फैलाने का काम किया। एक और कारण आज बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण मतलब समाज, सामाजिक, इक। चलिए इक के बारे में बात बताएंगे। समाज किसको कहते हैं? समाज किसको कहते हैं? तो हम लोग बात करते हैं समाज किसको कहते हैं। जहाँ आप लोग रहते हैं
जिस स्थान पर आप लोग रहते हैं, आपस के जो भी लोग मिलजुल कर जो भी काम होते हैं, कैसे कहिएगा, सम्मान मिलजुल कर जो भी काम करते हैं। जैसे गांव के लोग क्या करते हैं, खेत पटाना तो फीता मांग लेते हैं, नल नहीं है तो नल की शादी में, किसी के बेटी का शादी है तो नलका से पानी जोड़ के पहुंचाते। वही समाज एक दूसरे पर जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर। वही आपस के लोग क्या बनाते हैं, समाज बनाते हैं। तो जैसे भारत में क्या हो गया, समाज के कारण अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। अंग्रेज अपने आप को क्या समझते थे, श्रेष्ठ, मतलब मेरे जैसा पढ़ा लिखा, मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं है। और भारतीयों को है दृष्टि से देखते थे। भारतीय को क्या होते थे, है दृष्टि, है मतलब नीचा पे। आज भी समाज में है दृष्टि से लोग को देखा जाता है। सिंपल से एग्जांपल है, अपने यहाँ तो जाति के नाम पर लोग बटे हुए थे। जो भी उच्च जाति होते अपने से छोटे लोगों को है दृष्टि से देखते हैं। और देखने का कारण सिंपल सी बात है, क्यों अभी भी है दृष्टि से। सिंपल, शादी होगा तो अपने जाति में होगा, अपने से छोटी जाति शादी नहीं कर सकते हैं। दूसरा कहीं पर भोज हो रहा है, अपने से नीचे जाति के लोग आ गए तो उसको उधर बैठा देते हैं। ये सब एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है जिसको दे सकते हैं कि अभी भी भारतीय में है दृष्टि। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग सब भारतीय हैं। हम लोग क्या है, सब भारतीय है। कैसे देखिए, राष्ट्रवाद कखनी आ जाएगा, जातिवाद तो तकनी है, लेकिन राष्ट्रवाद आ जाएगा सौ में, छोटा जाति है बड़ा जाति। पाकिस्तान के बात हो, पाकिस्तान भारत में मैच हो रहा, देखिए सब कहेगा जय हिंद जय हिंद। जय हिंद तो नहीं बोलेगा, जय हिंद बोलेगा। जो भारत माता की जय सब बोलेगा कि भारत जीत जाए, भारत जीत जाए, ऐसा बोलता है ना, तब भूल जाता है। वही राष्ट्रवाद है। उसके बाद क्या हो गया, भारतीयों को यह दृष्टि देखा, भारत में भारतीय लोगों पर, जहाँ पर जिस सड़क पर अंग्रेज चलेगा उस समय भारतीय नहीं चल सकता। जिस होटल में अंग्रेज रहेगा वहाँ पर भारतीय नहीं जा सकता है, उस रास्ते से नहीं जा सकता। बहुत प्रकार घटना, उसी का एग्जाम्पल आप लोगों को घटना याद होगा, आप लोग सुने भी होंगे। ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को क्या कर दिया गया था, काले गोरे के भेद करके कि गांधी जी काले, उसको ट्रेन से उतार दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका 1893 की घटना है। कब की घटना है, 1893 की। वो कहाँ जा रहे थे, यही पीटर मैरिजबर्ग, ऐसी कुछ जगह का नाम है, पीटर मैरिजबर्ग। ऐसी जगह था जहाँ पर गांधी जी को ट्रेन से उतार देगा। समझ सकते हो कितना वैल्यू था। आजकल आपको कोई क्या कहे, छोड़िए, उसके बाद बात करेंगे। इससे समझ सकते हैं। उसके बाद क्या होता था, सरकारी सेवा में पक्षपात। जो अंग्रेज होता था भारतीय लोगों को उच्च पद पर नहीं देता था, बस कहता सिपाही बनाता था। और अंग्रेज लोगों को उच्च पद पर, मगर भारतीय लोगों को उच्च पद नहीं मिलता था। भारतीय लोगों को क्या होता था, सरकारी सेवा में उच्च पद नहीं होता। ये भी पक्षपात हुआ सामाजिक आधार पर। और उच्च पद प्राप्त करने के लिए अंग्रेज उस समय एक परीक्षा कराता था, ICS परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस क्या, तो बहुत ही, सबसे पहले तो इंग्लैंड में होता था। यह परीक्षा बहुत ही कठिन था, कि बहुत कठिन था कहने का मतलब भारतीय लोग इसको एफर्ट नहीं करते थे कि कैसे परीक्षा। लेकिन तब भी बहुत सारे भारतीय जो ICS परीक्षा को पास किए, उसमें से प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम भारतीय जो ICS परीक्षा उत्तीर्ण किए, SC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस प्रकार से बहुत सारे और घटनाएं घटे। उसके बाद क्या हो गया, तो मतलब इस सब पक्षपात होते रहा। उसके बाद इसी बीच घटना घटी, भारतीय में एक वर्ग थे, बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे लोग। उन्होंने क्या किया, जो पढ़े लिखे लोग थे, न्यूज़पेपर द्वारा भारत में जो पढ़े लिखे लोग थे, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग बोलिए, मध्यम वर्ग बोलिए, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का काम किए, लोगों को समझाने का काम किए। इस प्रकार से क्या किए, भारत में राष्ट्रवाद। 3 कारण हम बता दिए, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण। अगर किन्हीं को लगता है कि हम कोई नोट्स करना है, कॉपी में लिखना है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना भी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और क्या क्या बोला जाता है बाद में बोलते रहेंगे, वॉच करते हुए। आज के लिए इतना है।